हाय गाइज, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे और इसमें एग्जाम्पल्स के हेल्प से भी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए अब शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ दोस्तों? नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज या सेंटेंस, जो भी बोले दोस्तों, ये टॉपिक में कुछ भी चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक और नाम दिया जाता है। जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको एक और नाम दिया जाता है, कमांड। क्लियर? उसको लिखते नहीं है, लेकिन ये होता क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक नाम दिया गया है जिसके कैटेगरी में रखा गया है कि जब आप सामने वाले यू से, या उसका नाम कुछ भी हो, नाम तो होगा ही, उससे जब आप कोई चीज का ऑर्डर करते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में आप पूरा देखते होंगे। या दोस्तों उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या दोस्तों उसको कोई चीज के लिए एडवाइस करते हैं। तो वहां पर जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड्स कहा जाता है। अब ये तीन ही वर्ड मेन है और इसमें आप चाहें तो बहुत से वर्ड्स शामिल है, वो अलग बात है। ठीक है? जैसे एडवाइस कमांड हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस में सजेशन हो गया, ये सब इसी में आ जाता है। ठीक है? पहला। दूसरा, इसी से आप किसी काम को करने से मना करते हैं। फॉरबिड मना करना या प्रोहिबिट। ठीक है दोस्तों, ये सब एक ही में आ जाता है। क्लियर? तो यहां पर दो स्ट्रक्चर हमारे पास आज बन जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 1 हो जाता है क्या? जब आप ये करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, तो वहां पर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या रूट वर्ब को ही अगर सिर्फ करे, फुल स्टॉप देके, तो भी आपके सेंटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो उसका हमारा कंडीशन होता है, सभी को फुलफिल करता है और ये सेंटेंस बन जाता है। जैसे किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गो, कम, सीट, स्टैंड अप, तो ये सब क्या हुआ? डायरेक्ट वर्ब बोलते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इतना। लेकिन दोस्तों और क्लियर करने के लिए अगर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब रहता है तो ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और अदर वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फुल स्टॉप। और इसमें यू क्या रहता है? सामने वाला अंडर स्टूड। ठीक है कि सामने वाले को बोल रहे हैं। अगर इसका नाम देना हो या यू बोलना हो तो कोमा लगा के या तो पहले या बाद में या नाम दे दें, राम रहीम किधर भी, लेकिन इतना से बन जाता है। और एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वर्ब ही एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि सिर्फ अकेले आके सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल करके ये सेंटेंस बना सकता है। बाकी कोई भी अदर पार्ट्स, यानी कोई भी एक वर्ड आके सेंटेंस नहीं बना सकता है। इसीलिए वर्ब को क्या कहा जाता है? सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है, दिल, वाक्य का दिल, हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर? ये हो गया, बस एक नाम दिया गया है दोस्तों। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। और सेकंड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है? जब मना करते हैं तो वहां पर दोस्तों आप डू, नोट या डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ या ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स जहां तक जा सकता है
आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं, इससे मना करते हैं। इसको डू नॉट भी कर सकते हैं और डज नॉट, डिडंट, डिड नॉट नहीं होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। और इससे होता क्या है, सामने वाले को आप ये सब करते हैं, ठीक है, वो तो बोल चुके दोस्तों। अब आइए कि जब हम इस तरह के स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो भी जनरल चेंजेज है, रूल्स है, उसके अलावा और किस चीज़ पर हम लोगों को ध्यान रखना है वो देखना है। आज दोस्तों ये जनरल रहेगा, अगले दिन हम लेट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक, इसलिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है नरेशन को। तो डायरेक्ट स्पीच से इन डायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करते हैं तो क्या क्या हम लोगों को स्पेशल रूल्स या चेंजेस को देखना है। तो पहले दोस्तों जो भी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको एक टर्म याद रखना रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब है उसको से या सेज रहे या सेड रहे, टू रहे, ऑब्जेक्ट रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन आपको जो है बदलने के लिए आवश्यकता अनुसार ये ऑर्डर का ले लेंगे। इसका कोई भी फॉर्म या ऑर्डर्ड जो भी होगा, ये या रिक्वेस्ट, पास्ट में रहेगा तो पास्ट फॉर्म, एडवाइस, सजेस्टेड, जो भी रहे वो। और दोस्तों इतना एक चीज इसके साथ याद रखें, अगर कुछ नहीं समझ में आए कि ये ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है, तो वहां पर आस्क, और उसमें अगर एस है तो एस लगाए, ईडी है तो ईडी लगाए। कब? जब आपको कुछ पता नहीं चले। अब लिखने की क्या जरूरत है दोस्तों हिंदी में, जब कुछ नहीं पता चले तो आप आस्क से बनाए और ये सही माना जाता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें है दोस्तों कि जो इन्वर्टेड या सब कोमा रहता है, तीनों कोमा को मिला के इसको चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है ये सब, तो यहां पर आप टू लगाएंगे। जनरल रूल क्या था, दैट में चेंज करेंगे। और इंट्रोगेटिव में आपको क्या था कि इफ या वेदर, लेकिन इसमें टू लगाएंगे। और निगेटिव रहेगा तो नोट और प्लस टू लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आएगा वो। इतना कंसेप्ट हुआ। अब इसके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट्स है जो कि नोट के साथ आपको लिखेंगे तो बेहतर आपको याद हो सकता है। तो दोस्तों पहला नोट ये समझ लें कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो हमारा आरबी रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जब भी चेंज करेंगे उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, नहीं तो सामने वाले के लिए अगर हम ही कर रहे हैं ही, शी, यू तो नहीं होगा, आई, मी, कुछ भी होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहेगा। और दूसरा नोट लिखे दोस्तों कि जब हमारा डायरेक्ट में सर या मैडम का यूज किया जाएगा या मैम, टीचर्स के लिए, तो वहां पर दोस्तों ये सब वर्ड हट जाता है और उसके बदले रिस्पेक्टफुली को यूज कर लिया जाता है। ये सब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल्स में इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एडवर्ब है, आप चाहेंगे तो लास्ट में यूज कर सकते हैं या टू के पहले। क्लियर। एक और छोटी सी बात को याद कर ले दोस्तों, वो ये कि जो भी आवश्यकता अनुसार होगा जनरल रूल्स या चेंजेज, वो
एज पर रिक्वायरमेंट आप चेंज करेंगे। क्लियर? आइए दोस्तों अब इसे एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा ये एग्जाम्पल्स है वो ये है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये हम लोग पढ़े हैं कि जब प्लीज या काइंडली रहे तो उसे हटा दिया जाता है, और सेड टू को रिक्वेस्टेड या सिर्फ से रहेगा तो रिक्वेस्ट जो भी फॉर्म रहेगा वो कर देते हैं और ऑब्जेक्ट ला देते हैं। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, और यहाँ पर टू नहीं होता है दोस्तों। अब इसको हटा के इन्वर्टेड कोमा के बदले टू लगा देते हैं, और ये जो हेल्प मी रहता है, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म ही रहता है ये, और इतना मिला के इन्फिनिटिव बन जाता है। और दोस्तों जो ये हमारा है फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो हिम। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो पहले ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, पहले का क्या मतलब हुआ, उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी मदद करें। इसका इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि उसने मुझसे मदद करने के लिए प्रार्थना विनती की। क्लियर? तो ये हुआ पहला कंसेप्ट, प्लीज काइंडली रहे हटा दे। ठीक, अब दूसरा, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि डॉक्टर किसी पेशेंट को या किसी भी जनरल जगह भी वो क्या देते हैं, एडवाइस करते हैं या हमारा सजेशन देते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो उसमें हमेशा एडवाइस आ जाता है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि इसका हमारा जो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट को कोशिश करें कि आ जाए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें सामने वाले को क्या जा रहा है, कुछ न दिखे तो दोस्तों हमारा मी तो है ही, सामने वाले यू को कह रहा है, जब ये बता रहा है तो मी हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी अ वॉक टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा एग्जांपल देखें, ये भी सभी में जो कंसेप्ट आता है वो हमारा इंक्लूड किए हैं, फिर भी ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, अमन सेड टू द टीचर सर काइंडली टीच मी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, सर भी लगा दिया है या मैडम लगा सकता है, काइंडली यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्टेड, अमन रिक्वेस्टेड द टीचर। और क्या कंसेप्ट है कि अगर सर या मैडम रहे, कुछ भी रिस्पेक्टिव वर्ड रहे तो उसको हटा दिया जाता है और उसके जगह टू के पहले रिस्पेक्टफुल्ली लगा दिया जाता है, चाहे सर रहे चाहे मैडम रहे। और उसके बाद दोस्तों काइंडली, तो ये ले लिया हमारा। अब टू टीच हिम, ये फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अमन लड़का है तो हिम, ये सब पहले कर चुके हैं जनरल चेंजेज या रूल्स में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कंसेप्ट समझ गए, सर या मैडम रहे रिस्पेक्टफुल्ली, और रिस्पेक्टफुल्ली को आप ऐसे भी कर सकते हैं, अमन रिक्वेस्टेड द टीचर टू टीच मी रिस्पेक्टफुल्ली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब को बाद में भी कर सकते हैं यानी सेंटेंस के लास्ट में। क्लियर? अब आइए ये देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो ये दोस्तों इससे क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस से हम लोग एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और दोस्तों ऑर्डर देते हैं, लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम
मना भी करते हैं किसी काम को करने से। तो उसके लिए डोंट, यहाँ पे डिडंट या हमारा डजंट नहीं होगा। ठीक, वो कंसेप्ट हम लोगों ने देख चुके हैं। तो अब दोस्तों और एक और कंसेप्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए कि ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या क्या है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग आस्क का जो फॉर्म हो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर नहीं समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, मना तो कर ही रहा है, उसमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो क्लियरली हम लोग आस्क्ड देंगे, यानी कि इस फॉर्म को आस्क के फॉर्म में चेंज करेंगे। कंसेप्ट में हम लोग देख चुके हैं, ही आस्क्ड मी। अब दोस्तों इन्वर्टेड कोमा और डोंट के जगह पर आपको नोट टू लगाना है। इस डोंट को डोंट नन लिख के इसके नोट को ले लिया जाता है और टू अब यहां से सेम रह जाएगा, लेकिन टेंस सेम रहेगा। प्रोनाउन या अदर वर्ड्स आता है तो वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, उसने मुझसे दरवाजे को खोलने से मना किया या नहीं खोलने के लिए कहा। क्लियर? यहां पे नोट है तो डायरेक्ट बोले नहीं खोलने के लिए कहा। अब आइए इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों। इसको ये कैसे बनाएंगे, ये ही फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड जैसा कि बताया दोस्तों कि फॉरबिड मीन्स मना करना, किसी काम को करने से मना करना, इसका सेकेंड फॉर्म फॉरवर्ड और थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। ठीक, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ही फॉरबिड मी। अब दोस्तों यहां पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि यहां डू नॉट रहने के बावजूद भी यहां पर सिर्फ टू लेंगे, फॉरबिड और टू ओपन द डोर। तो इसका क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, इसीलिए जो कहा जाता है ना कि नॉट फॉरबिड के ही इसमें समाया हुआ है, इसलिए नोट नहीं लगाएं। ये आपको चकमा दे सकता है, तो ये समझ लें। जब मना करें फॉरवर्ड से तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टू लगाएं, नोट नहीं होगा। क्लियर? अगर कंसेप्ट है और कंसेप्ट आपका ये है कि नोट टू लगाना है और इसमें भी लगा देंगे मना करने में, तो आपका गलत हो जाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। सब में कुछ न कुछ कंसेप्ट है। ही सेड टू मी डू रीड दिस बुक। पहले इसको समझ लें दोस्तों, डू रीड दिस बुक, ही उसने मुझसे कहा कि यह किताब पढ़िए। अगर बोलता रीड दिस बुक या किताब पढ़िए, डू रीड दिस बुक, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप भी जानते होंगे दोस्तों कि सिर्फ डू लगाते, डज और डिड नहीं, डू लगा के उसे एम्फेसाइज किया जाता है, यह किताब या यह पुस्तक अवश्य पढ़िए। ठीक है, इंपरेटिव में आप देखे होंगे या अभी भी सुने होंगे दोस्तों। तो चूंकि ये भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और एम्फेसाइज करने के लिए ये डू, ये भी V1 है डू का, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ जोर देने के लिए यूज किया जाता है। एम्फेटिक सेंटेंस या टॉपिक में पढ़े होंगे दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस में डू लगा के उसे एम्फेसाइज किया जाता है, अवश्य पढ़िए। ये हो गया। अब इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क्ड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और पॉजिटिव सेंटेंस है टू लगा देंगे और उसके साथ इस डू को कंप्लीटली हटा देते, उसके जगह कुछ नहीं देते हैं, टू रीड दैट बुक। दिस का अदर वर्ड्स का दैट, यहां पर एक कंसेप्ट छिपा हुआ है और ये कंसेप्ट है नरेशन में कि अगर दिस रहे और वो नजदीक का है, दूर चला जाएगा, दूर का वर्ड। लेकिन दोस्तों अगर वो अभी भी हाथ में ही बुक लेके बोल रहा है और वो किसी को बता रहा है, उस सिचुएशन में वहीं पे वो वस्तु है, तो दिस का दिस ही रहता है। लेकिन यहां पे दैट पहले ले लिए, दिस के बारे में आपको बता दिए। और डू को ये क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे। एक और इसमें
कंसेप्ट आप चाहे तो डाल सकते हैं। यहां पर आस्क्ड के जगह ही एम्फेसाइज्ड मी, उसने मुझे जोर दे करके कहा टू रीड दैट बुक। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, ये वाला तो दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसमें क्या है कि माई मदर सेड टू मी डू योर होमवर्क प्रॉपरली, यहां पर भी आपको डू दिख रहा है, लेकिन ये डू मेन वर्ब है दोस्तों, इसीलिए इस डू को कभी नहीं हटाएं। ये भी इसके साथ जरूरी था कि ऐसा नहीं कहीं भी डू देखे हटा दे। जब एम्फेसाइज करने के लिए डू का यूज किया जाएगा तभी आपको उसको हटा के जो सेकंड वर्ब रहेगा मेन वर्ब, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। यहां पर यही मेन वर्ब है, ये एम्फेसाइज नहीं कर रहा। ये मदर हमारा या तो रिक्वेस्ट भी कर सकती है या ऑर्डर भी दे सकती है, ठीक है, या एडवाइस भी दे सकती है। इसीलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हो जाता है दोस्तों माई मदर आस्क्ड मी टू डू, ये मेन वर्ब है, और सेकंड पर्सन क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का ये पजेसिव एडजेक्टिव माई, टू डू माई होमवर्क प्रॉपरली। तो क्लियर हो गया दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।